नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास हमारी सीटेट हिंदी की क्लास होगी। आज मैं उन क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो आपके सीटेट परीक्षा के हिंदी सेक्शन से घुमा फिरा कर बार बार पूछ लिए जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी जिद है तो तुम्हें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। इसी जुनून के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे 30 प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको अवगत करा दूं कि सीटेट परीक्षा में हिंदी सेक्शन से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और काव्यांश से होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने आज की क्लास सीटेट हिंदी की क्लास को शुरुआत करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल टारगेट बिफोर एग्जाम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने उज्जवल भविष्य के सपने को पूरा करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जैसे ये पैसेज दिख रहा है, ये पैसेज आपको भले ही बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत सरल है। इसको एक बार क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करके पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्त नहीं होती है। इसी स्पीड से आपको इस पैसेज को आपको एग्जाम में पढ़ना है। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला। जहाँ मिला भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, देखें क्या कहा है भाई हर्बर्ट रीड ने कहा है कि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन कला तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सबकी बुनियादी तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियों जो भावना प्रधान होती पाठ्यक्रम के करीब करीब निकल जाती है। आगे क्या है भाई, ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेडब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अवस्थ, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और क्या है, और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज का तालीम भी इसी दौड़ के साथ दे रही है, ठीक है। तो ये शिक्षा के बारे में बात की गई, कला शिक्षा के बारे में बात की गई है। बताया गया है कि बच्चों को कला शिक्षा से हटा दिया जाता है। अगर 11-12 तक कला शिक्षा चला भाई, उसके बाद फिर उसका क्या हो जाता है, स्ट्रीम चेंज हो जाता है या तो उसको हटा दिया जाता है। तो इन्होंने कला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक कोटेशन भी दिया है और उसके पक्ष में हर्बर्ट रीड साहब हैं। तो ये आप जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा किसके बारे में कहा जा रहा है, किसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। इसी तरह अगर आप 2-4 फिट कर लेंगे तो आपको 30 में 30 गारंटी देता हूं कि हिंदी सेक्शन में 30 में 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। अनुच्छेद मतलब आपका जो पैसेज दिया है उसके आधार पर कह रहा है कि सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। केवल आप अपने इस चैनल टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहिए। तो पहला विकल्प है विज्ञान पर, दूसरा है कला प्रवृत्ति पर, तीसरा है किशोरावस्था पर, चौथा है बाल्यावस्था पर।
अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? सारा जो पैसेज है ये इसमें कला की बात की गई। किसकी बात की गई है? कला की, कला शिक्षा की बात की गई है कि बच्चे क्या है, कला शिक्षा से दूर भागे जा रहे हैं। तो क्या लगा देंगे? बी वाला विकल्प आपका एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय कैसे हैं? अभी यहाँ पे बताया गया था, आपने पढ़ा है कि ये सारे विषय कैसे हैं? तर्क प्रधान हैं। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए नंबर। आपको विकल्प भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे सही हो रहा है ना। अब देखें अपना अगला क्वेश्चन देखें कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो जाएगा? समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। अगर यहाँ पर चौथा विकल्प में होता व्यक्ति विध्वंस की राह पर है तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो बी नंबर देखें, समाज में विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प बी नंबर एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है। ज्ञान की अवस्था, कर्म, प्रगति की, तो ये कुल मिला के पूरा पैसेज है, कह रहा है कि भाई कला शिक्षा को आप अपनाइए। अगर विज्ञान को अपनाते हैं, आप गणित को अपनाते हैं, तो आप किधर की बढ़ रहे हैं? आप विध्वंस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, पतन की ओर बढ़ रहे हैं। ये पूरा पैसेज आपने जब भी पढ़ा तो इसमें कुल मिला के यही सारी चीज़ दी गई है। तो इसमें क्या है, किशोरावस्था तार्किकता, प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही। किसका अपना रही भाई? पतन का रास्ता अपना रही है। क्लियर। अब आगे देखें, अगला देखें क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। अब आप देखें कि ये स्वाभाविक, अभिव्यक्ति और साहित्यिक, इसमें देखिए स्वाभाविक, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। अभिव्यक्ति में इक प्रत्यय है, साहित्यिक में इक प्रत्यय है, लेकिन तार्किक में क्या है? तार्किक में इक प्रत्यय है क्या? तार्किक, अच्छा, तार्किक में भी इक प्रत्यय है, स्वाभाविक में भी इक प्रत्यय है, और किस में है? साहित्यिक में भी इक प्रत्यय है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति में क्या इक प्रत्यय है? तो अभिव्यक्ति में इक प्रत्यय नहीं है, तो इसलिए ये आपका ये हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए तार्किक बोलिए आप, तार्किक इक हो गया, स्वाभाविक इक हो गया, साहित्यिक इक हो गया, तो लास्ट में इक जुड़ रहा है तो इक प्रत्यय कहते हैं ना, उसे इक प्रत्यय कहते हैं। तो ये एक है अभिव्यक्ति। आप अभिव्यक्ति बोलिए, अभिव्यक्ति लास्ट में इक है क्या? तो इसमें प्रत्यय नहीं, इसमें उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प डी एकदम से भिन्न है, ये सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही, वाक्य में निपात क्या है? ठीक है, निपात समझ लें क्या होता है। निपात किसी भी वाक्य में जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निपात में कोई लिंग वचन नहीं होता है। तो देखें, आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है, तो देखिए ये जो भी है ये आपका निपात है, क्योंकि इस वाक्य में जोर देने का काम क्या कर रहा है? भी कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? भी सही हो जाएगा ना, एकदम सही हो जाएगा। बात पर जोर देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। निपात का कोई भी लिंग वचन से संबंध नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। विकसित आप बोल के देखिए तो लास्ट में आएगा इत। क्या आएगा लास्ट में? इत। विकास इसका मूल शब्द है, इसमें इत लग गया, क्या हो गया? विकसित। तो आपका बी नंबर का विकल्प एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपके जो सीटेट परीक्षा का हिंदी सेक्शन है, इसमें क्वेश्चन इतने सरल हैं कि आपको विकल्प भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इतना आप पढ़ें कि आपको बहुत कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। केवल आप कुछ प्रैक्टिस सेट और ऐसे प्रैक्टिस सेट जो बार बार घुमा फिरा के आपसे पूछ लिए जाते हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए। आपको इस बार सीटेट में 120 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन देख लें। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? भाई जो आधुनिक हमारी मॉडर्न शिक्षा है उसका नतीजा क्या है? बहुत अच्छा तो है नहीं। अभी वो बताया ना, आधुनिक शिक्षा में क्या आता है? हमारा विज्ञान आता है, विज्ञान किधर ले जाता है? विध्वंस की ओर ले जाता है। तो दुखद है, तो सुखद नहीं होगा भाई। औसत है, पता नहीं, अरे ये बी नंबर है ना, दुखद है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? आधुनिक शिक्षा में भाई कला को दिया होता तो इतना बड़ा पैसेज काहे लिख दिया जाता। भाषा को नहीं दिया जाता है भैया, इतिहासों को नहीं दिया जाता, कि इसको तो आधुनिक शिक्षा में विज्ञान विज्ञान विज्ञान
कहते हैं ना, विज्ञान विकास नहीं विनाश का कारण है। जाएगा विकास के दरवाजे से, लेकिन करके क्या आएगा, विनाश करके आएगा। तो ये विध्वंसक चीज़ें हैं, है ना। आप देख भी रहे हैं जितना विज्ञान आगे बढ़ेगा उतना ही वो विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका एक लेख भी आया था। अब ये आपके पैसेज के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग पद्यांश पे पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। जल्दी से पद्यांश पे पढ़ने के बाद पद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें क्या है। फकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंज भीत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बद्ध मुक्त, युग युग गर्वोत्त नित महान, निसीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैफी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैफा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। आगे क्या है। उलझन का कैफा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। इस पूरे पद्यांश में आपने देखा होगा कि ये भारत देश की बात हो रही है। भारत देश में स्थित हिमालय की बात हो रही है, उसके ऊंचाइयों, उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, पैसेज आपको पैसेज नहीं, आपको पद्यांश समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिम किरीट का आशय क्या है। हिम किरीट, हिम मीन्स क्या होता है, बर्फ, और किरीट मीन्स क्या होता है, मुकुट। तो ठंडा मुकुट तो होगा नहीं, चांदी का मुकुट तो होगा नहीं, फर्मी मुकुट तो होगा नहीं। तो हिम मीन्स बर्फ, तो बर्फ का मुकुट। आपका विकल्प कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। नगपति का विग्रह और समास होगा। नगपति का विग्रह और समास क्या होगा, तो देखो नगपति क्या हो जाएगा भाई। नगपति मतलब नग का पति, मतलब नगों का पति, है ना। जिसमें का आ जाए उसमें कौन सा समास हो जाएगा। अभी कल बताया था कि तत्पुरुष समास बताया था ना। जैसे बताया था, एक आपको बताया था कि राजकुमार मतलब राजा का कुमार। तो नगपति क्या हो जाए, नगों का पति। नगो मीन्स पर्वतों का जो पति, मतलब पर्वतों में जो सर्वश्रेष्ठ है। किसकी बात हो रही है, हिमालय की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा भाई, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए पहले में दिया है रत्नो नग का पति तत्पुरुष, ये रत्नो नग का पति, ये नहीं हो जाएगा भाई। नगो ये वाला देखिए, सी नंबर, नगो पर्वतों का पति मतलब तत्पुरुष, सी नंबर का आपका विकल्प एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैंने समास चैप्टर की वीडियो बना दी है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर लें और उसको एकदम बाकायदा कायदे से समझ लें, क्योंकि वो एक ऐसा फिक्शन है जो आपकी परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन हमेशा, चाहे आपकी यूपी टेट की बात कर लीजिए चाहे सीटेट की बात कर लीजिए, सभी परीक्षा में उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। किस पंक्ति में कहा गया है, तो युग युग अजय निर्भय मुक्त। भाई इसमें तो कह रहा कि मतलब ये युग युग से खड़ा हुआ है, इसे कोई जीता नहीं जा सकता, इसमें नहीं। मेरे भारत का दिव्य भाल, ये भी नहीं सही। उसमें देखें किस पंक्ति में कहा गया हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। यहाँ पे देखिए सी नंबर, पौरुष के पुंज भूत ज्वाल, ये ज्वाल शब्द आया है ना, तो इसी से भी मैच करा लेंगे, तो ये आपका सी नंबर का विकल्प एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगला विकल्प देखें, जिसे सॉरी अगला क्वेश्चन देखें, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द है भाई। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अजय ही तो बोलेंगे। तो ये आपका एकदम से सही हो जाएगा। अगला देखें, निफीम शब्द में कौन सी संधि है। निफीम, निफीम शब्द में कौन सी संधि है, देखिए अब आपको बता देते हैं। ये फर दीर्घ व्यंजन, राइट, ये सारी है ना, तो ये सारी इसमें कुछ नहीं है। देखो संधि का एक चैप्टर मैं लेके आऊँगा, आपको कायदे से बता दूंगा, लेकिन इसमें अभी ऐसे ही पार्टिकुलर आपको बता देता हूँ कि देखो जो विसर्ग संधि है इसका पहचानने का एकदम अलग तरीका है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब आप शब्दों का आप जब खंडन करते हैं, अब आप शब्दों का जब संधि विच्छेद करते हैं, तो इसमें ये वाला ऐसा वाला सिस्टम आ जाता है। जैसे निफीम का अगर आप विच्छेद करेंगे तो नी प्लस क्या हो जाएगा, फीम हो जाएगा। क्लियर, नी प्लस फीम हो जाएगा। तो ये जब आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कौन सा लगा देना है, विसर्ग संधि लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर का एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह क्या है भाई, भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित कहा गया। यतिवर
और यतिवर इसलिए कहा गया है कि वो एकदम से मौन, एकदम से चुपचाप, एकदम से बैठा है। जैसे कैसे बैठा हुआ है? ऐसा बैठा हुआ है जैसे कि वो किसी समाधि में लीन है। एक लाइन आई थी, कैफी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैफा यह अमर ध्यान। आया था ना, एक आया था, कैफी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैफा यह अमर ध्यान। तो कैसा है? जैसे लग रहा है यतिवर किस लिए का समाधि में लीन है। तो ये आपका सी नंबर विकल्प एकदम से सही है। आई होप आपको ये पैसेज वाले गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हैं। पेडागोजी आपको बहुत सरल तरीके से समझना है, इसमें ज़्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं करना। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। आप एक बच्चे के हिसाब से कितना सोच समझ सकते हैं उसके हिसाब से आपको विकल्प को टिक लगा देना है। यदि आप बहुत ज़्यादा इसमें ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर लॉजिक लगाने लगेंगे, तो आपका क्वेश्चन 101% गलत हो जाएगा। तो इस पेडागोजी को आप कायदे से समझिए। मैं भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। और आप यहाँ पर अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं तो फिर वहाँ पे आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य है? कह ना, यहाँ पर दे दिया ना प्राथमिक स्तर, तो विकल्प देखें। उसकी पठन क्षमता का आकलन हो जाएगा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन हो जाएगा, उसकी लेखन क्षमता का आकलन हो जाएगा, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। बच्चा कैसा है आपका? प्राथमिक स्तर का है। तो इसमें चारों में देखिए सबसे आपका अच्छा विकल्प यही है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का क्या हो जाएगा? आकलन हो जाएगा। इसमें लिखा है ना भाई, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य है? भाषा का आकलन, देखिए ना, लैंग्वेज का आकलन। तो उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन हो जाएगा ना, कि भाई भाषा का आकलन हो रहा है, पठन क्षमता हो जाएगा, लेखन क्षमता हो जाएगा, बोलने की कुशलता हो जाएगी। नहीं, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन का। तो ये वाला विकल्प आपका एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना। भाई कहानी कहना तो ये तो बहुत प्रभावी तरीका है। कहानी लिखना ये भी प्रभावी तरीका है। घटना वर्णन, वृतांत को आप बताते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये श्रुत लेख जो है, ये जो श्रुत लेख है, ये क्या है? भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लें। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार सही है कि क्या है? सही है भाई कह रहे हैं ना, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता। सही है, बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। भाई शिक्षण के प्रोसेस में कौन कौन है? शिक्षक है, बच्चा है, और आपकी पाठ्य सामग्री है, आपका टीचिंग प्रोसेस है। यही सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे का जो भाई बच्चे के रिजल्ट का, बच्चे का जो रिजल्ट आता है, तो केवल उसके रिजल्ट का उसी का आकलन नहीं होता, टीचर का भी आकलन होता है। कभी कभी विद्यालयों में कहते हैं ना भाई, एक साल टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया, तो अब जब रिजल्ट खराब आ गया तो वो टीचर को हटाते, कहते भाई इसका पढ़ाने का तरीका नहीं सही, टीचिंग प्रोसेस नहीं है। तो बच्चे के साथ साथ क्या होता है? टीचर का भी आकलन होता है। तो ये चीज़ तो पूर्णतः सही है, इसको और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ए नंबर आपका विकल्प एकदम से करेक्ट है। देखिए ये अगला क्वेश्चन देखें। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी। देखिए, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। यहाँ पर देखें क्या लिखा है? क्रमिक प्रगति, मतलब पूरा रिजल्ट बना के दिया। रीमा ने के आधार पर यह किया। अवलोकन, जांच, सूची, लिखित पर जब कुछ नहीं भाई, उसने पोर्टफोलियो के जरिए, पोर्टफोलियो में आपका पूरा ब्यौरा बना दिया जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत आता है। भाई बात हो रही है पहली कक्षा की। क्लियर? आप क्वेश्चन को कायदे से पढ़िए। देखिए पहली कक्षा की बात होती है, पहली कक्षा में लड़का लिखने लगेगा, वाक्य लिखने लगेगा, शब्द लिखने लगेगा, अक्षर बना नहीं भाई। पहली कक्षा का बच्चा गोला गोला करके चित्र बनाएगा। तो ये चित्र बनाने का विकल्प एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखें। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है भाई? पहला है अनुमान लगाना, दूसरा है संदर्भानुसार अर्थ, तीसरा है अक्षरों की पहचान, चौथा क्या है? पढ़ने का उद्देश्य। तो देखिए
ये इसमें आप देखिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है भाई? अक्षरों की पहचान। ठीक है, वो सारी चीज़ देखिए अनुमान लगा ले, पढ़ने का उद्देश्य, ये सब सारी चीज़ें क्या है महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्षरों की पहचान क्या है प्राथमिक स्तर में, ये क्या है कब महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखें, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन तो एक मनोवैज्ञानिक थे जिसको हमने बताया था चॉम्स्की, है ना, उन्होंने भाषा अर्जन क्षमता के बारे में इन्होंने बताया था, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया था। तो ये पियाजे स्किनर ब्रूनर नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे? चॉम्स्की हो जाएंगे। इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, इसकी मैं एक वीडियो और डाल दूंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें क्या है भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, प्राथमिक स्तर में कंप्यूटर थमा देंगे आप। समाचार पत्र, हाँ समाचार पत्र पढ़ ही नहीं करेंगे बच्चे। टेलीविज़न नहीं पढ़ेंगे, उनको एक ऐसी मैगजीन आप ला के दीजिए जिसमें चित्र भी बना हो, चीज़ें भी लिखी हो, तो क्या हो जाएगा भैया? बाल साहित्य। ये आपका विकल्प एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है, यह बात कैसी है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है? भाई बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, अरे ये स्वाभाविक चीज़ है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी डैफ 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 व डैफ 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 का अभिन्न अंग है। तो देखिए बहुभाषिता मतलब बहुत सी भाषाओं का प्रयोग हमारी क्या है? पहचान भी है और हमारी क्या है? सभ्यता है। और क्या है? वो संस्कृत का अभिन्न अंग है। यहाँ सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृत चुनौतियाँ नहीं भाई, बहुभाषिक हमारी पहचान है, यह हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग है। ये तो ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में बाधक होंगी क्या भैया? अनुपयोगी नहीं होंगी, निरर्थक, ये सब निगेटिव है। क्या होंगी? आपकी सहायक होंगी, हेल्प, मदद करेंगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? विकल्प देखिए, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, अगर ना जानती होती तो कैसे लिखती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। सी नंबर, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग पर लापरवाह है। डी नंबर, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ये आपका डी नंबर एकदम से करेक्ट है, ये पॉजिटिव भी है। ठीक है, जानती ना होती तो कैसे लगाती? देखो पांचों कायदे से लिख दिया, किन्हें कायदे से लिख दिया, आंखें दोनों, तो वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। राइट, ये आपका विकल्प एकदम से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लें, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को लिखित क्षमता की पहचान न होना चाहिए। विद्यालय में भाषा शिक्षण के कोई कार्यक्रम आप शुरू करोगे करते समय तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? पहला विकल्प है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। बी नंबर, बच्चे की सहज भाषी क्षमता को पहचानना। बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। सबसे अच्छा देखिए, आप अगर भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो उसकी जो सहज भाषा, जिस भाषा में वो आसानी से समझ सके, तो बच्चे की सहज भाषी क्षमता को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। तो ये आपका बी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश 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 और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। भाई पढ़ने 2-3 भाषा वो पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, रट नहीं पाएंगे, लेकिन समझने, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ये आपका देखिए डी नंबर विकल्प एकदम सही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश 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 को सीखना, उसकी डैश डैश को सीखना। देखिए अवधारणाओं, विषय वस्तु सीख के क्या करोगे भाई? बी नंबर, विषय वस्तु उपयोग, ये भी नहीं सही है। सी नंबर देखें,
किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, कॉमा उसकी शब्दावली को सीखना। देखिए ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ये सी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि ये सीटेट की क्लास आपको कैसी लगी, और आप ये भी बताइएगा कि आपको अगली क्लास में किस सब्जेक्ट से और कौन सी क्लास चाहिए। इसी तरह आप लोग अपने इस चैनल से टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहें और अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए कोई कसर न छोड़ें। तब तक के लिए नमस्कार।